हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस फॉर द केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट, मतलब एक सर्जरी के लिए जो पेशेंट एडमिट हुआ उसकी कैसे केयर की जाती है आज अपन देखते हैं। ये आपकी जो यूनिट है, एक थर्ड या फोर्थ यूनिट है शायद, उसमें प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, मतलब पीपुल हैव मेनी टाइप ऑफ सर्जरी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी कैन बी डन टू प्रोवाइड द रिलीफ। मतलब लोगों के अंदर कई प्रकार की सर्जरी की जाती है, डिफरेंट टाइप अलग अलग टाइप की सर्जरी होती है, तो पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। अब देखो सर्जरी के टाइप क्या होते हैं और सर्जरी के अंदर जो टर्म होती है उनका मीनिंग क्या था। अब देखो फर्स्ट ऑफ अपन देखते हैं एक्टोमी, मतलब रिमूवल ऑफ कटिंग, मतलब या तो रिमूव कर दिया जाता है, उस पार्ट को कर दिया जाता है, उसको बोले एक्टोमी। फिर आता है ओरोपी। ओरोपी का मतलब होता है सुचर लगा के रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओस्कोपी, मतलब लुकिंग इनटू, मतलब किसी पार्ट के अंदर जैसे लेरिंगोस्कोपी करते हैं, उसमें क्या होता है विजुअलाइजेशन करना, उस पार्ट को देखना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओस्टोमी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए परमानेंट आर्टिफिशियल ओपनिंग, मतलब बॉडी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो आप आर्टिफिशियल ओपनिंग करोगे, जैसे कोलोस्टोमी करते हैं ना, स्टूल को पास आउट कराने के लिए कोलन पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो वो उसी प्रकार अपन करते हैं ओस्टोमी। नेक्स्ट आता है ओटोमी, मतलब या तो इंसाइज करना या कटिंग करना पार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं ओस्टोमी। फिर आता है प्लास्टी। प्लास्टी मतलब फॉर्मेशन और रिपेयर करना किसी पार्ट को, उसको बोलते हैं प्लास्टी। ये टर्म्स जो सर्जरी के अंदर अपन यूज में करते हैं। फिर आता है नर्सिंग केयर आर प्रोवाइडेड टू ए सर्जिकल पेशेंट। नर्सिंग केयर किसको प्रोवाइड की जाती है? एक सर्जिकल जो सर्जरी के लिए एडमिट हुआ पेशेंट, उसको इज नाउन एज प्री ऑपरेटिव केयर, पेरी ऑपरेटिव केयर। मतलब जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है सर्जिकल पेशेंट को, उसको बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव केयर। पेरी ऑपरेटिव केयर इज ए वेराइटी ऑफ नर्सिंग एक्टिविटी। ये क्या वेराइटी ऑफ नर्सिंग ऑपरेटिव, एक क्वालिटेटिव एक अप्रोच है। ठीक है, जो कैरी आउट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। तो कब यूज की जाती है पेरी ऑपरेटिव केयर? सर्जरी से पहले और आफ्टर, बाद के अंदर जो यूज की जाती है उसको बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव केयर। अब देखो पेरी ऑपरेटिव केयर है 3 फेजेस, मतलब जो पेरी ऑपरेटिव है उसके 3 फेज होती है, 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आता है प्री ऑपरेटिव, सेकेंड आता है इंट्रा ऑपरेटिव, थर्ड आता है पोस्ट ऑपरेटिव। अब प्री ऑपरेटिव केयर में क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर इज प्रिपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट। मतलब प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है? एक प्रिपरेशन होता है, मैनेजमेंट होता है पेशेंट का टू प्रायर टू सर्जरी। मतलब प्री ऑपरेटिव केयर में क्या होता है? पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है और मैनेज किया जाता है बिफोर सर्जरी, उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। इट बिगिन विद द डिसीजन ऑफ सर्जिकल इंट्रैक्शन एंड व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द ऑपरेशन टेबल। मतलब ये बिगिन कब स्टार्ट होती है? जब डिसीजन लिया जाता है सर्जरी करने का। व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू, द पेशेंट को ट्रांसफर टेबल पर ले जाने से पहले जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। इन दिस द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन फॉर द प्री ऑपरेटिव फॉर्म्स। मतलब इन द नर्स, इसमें क्या करते हैं, नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंप्लीट करना प्री ऑपरेटिव फॉर्म, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्टर ऑर्डर एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द नर्सिंग विजर्स। मतलब नर्स क्या करेगी? कंप्लीशन करेगी प्री इंफॉर्मेशन, प्री ऑपरेटिव फॉर्म्स को भरवाएगी, जैसे कंसल्ट लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करेगी डॉक्टर ऑर्डर में, डॉक्टर ने क्या अप्रोच किया, क्या डॉक्टर उससे उस प्रकार प्रिपेयर करेगी पेशेंट को, और डॉक्यूमेंट करेगी जो भी उसने नर्सिंग मेजर्स किए हैं पेशेंट पे प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर, उनको सारे को क्या वो रिटर्न के अंदर डॉक्यूमेंट करेगी। फर्स्ट आता है फिजिकल प्रिपरेशन। अब फिजिकल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, देखो इन दिस स्टेज कलेक्ट द कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल प्रिपरेशन में क्या करते हैं? कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की और फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, हेड टू एग्जामाइन करते हैं पेशेंट को, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है जो ऑपरेशन के अंदर डिफिकल्टी प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट शुड बी परफॉर्म एज ब्लड एग्जामाइन। लेबोरेटरी टेस्ट मतलब लैब टेस्ट करते हैं, वैल्यू देखते हैं। ठीक है, जैसे यूरिन है, ब्लड एग्जामिनेशन है, स्टूल कल्चर है, एक्सरे है, ईसीजी है, हमारे और सीटी स्कैन, ये सारे वाइटल साइन को जो डिस्क्राइब करने के लिए अपन करते हैं। नेक्स्ट आता है असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यूज ऑफ मेडिकेशन। मतलब असेस करते हैं पेशेंट की कंडीशन, न्यूट्रिशन कैसा है, वेट लॉस तो नहीं है, वेट गेन तो नहीं है, यूज ऑफ मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन यूज कर रहा है। ठीक है, उनको असेस करते हैं। फिर चेक द बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट ऑफ द पेशेंट का जो बाउल और ब्लैडर मूवमेंट है। ठीक है, यूरिन पास आउट और स्टूल पास आउट का जो मूवमेंट है, ठीक है, ब्लैडर का जो मूवमेंट है उसको अपन देखते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट एनपीओ, नील पर माउस से कुछ नहीं देते बिफोर द 12 आवर। अब सर्जरी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पेशेंट को 12 आवर पहले, 12 आवर सर्जरी से प्रायर 12 आवर तक पेशेंट को माउस से कुछ नहीं देना है। ठीक है, क्लीन बाउल एंड ब्लैडर बिफोर 1 आवर आप सर्जरी। अब सर्जरी कर रहे हो उससे पहले क्या करना है, आपको जो बाउल एंड ब्लैडर है उसको क्लीन कर लेना, एनिमा देखिए सोप एंड वाटर एनिमा से। ठीक है,
नेक्स्ट है बिफोर ए नाइट ऑफ सर्जरी स्क्रीन प्रिपरेशन इज ऑप्टन ऑर्डर, मतलब बिफोर ए नाइट ऑफ सर्जरी मतलब जो सर्जरी करने से पहली नाइट है, ठीक है, जिस सुबह सर्जरी है तो नाइट में क्या करना है आपको, स्क्रीन प्रिपरेशन करनी है, जहाँ पे स्क्रीन को कट किया जाना है सर्जिकल साइड को ऑर्डर किया जाता है, ठीक है। PAC प्री एनेस्थेटिक चेकअप शुड बी परफॉर्म बिफोर द सर्जरी, मतलब प्री एनेस्थेटिक चेकअप भी किया जाता है सर्जरी से पहले, ठीक है। फिल अप द फॉर्म द प्री ऑपरेटिव फॉर्म विद द ऑल द नेसेसरी डाटा, मतलब जो आपको फॉर्म दिया गया प्री ऑपरेटिव फॉर्म उसको सारी डिटेल है वो कंप्लीट करके रखिए उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कैथेटराइजेशन शुड बी डन, अगर नीड हो तो कैथेटराइजेशन कर देना ताकि सर्जरी के टाइम पेशेंट उठ नहीं सकता, इसलिए आपको कैथेटराइजेशन ताकि यूरिन अच्छी तरह से पास आउट होता रहे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। अब साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में क्या होता है, पेशेंट आर ऑफ्टन फियरफुल और एंजियस अबाउट सर्जरी। साइकोलॉजी सपोर्ट में अपन क्या करते हैं कि पेशेंट है वो एंजियस होगा, फियरफुल होगा अबाउट सर्जरी के, उसको सर्जरी के लिए तनाव होगा, एंजियस होगा कि सर्जरी कैसे होगी, मैं जिंदा रह पाऊंगा इन्हें, उसको क्या होता है तरह तरह के मन के अंदर अलग अलग तनावग्रस्त होता है पेशेंट। सो इन दैट केस और मॉरल ड्यूटी इज टू सपोर्ट हिम, अगर आपको जैसे पेशेंट एंजियस फील हो रहा है, तनाव में लग रहा है, ठीक है, सैड लग रहा है, तो आपको किसने सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि उसका जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट है particularly remove the fear and anxiety of the patient through clear all the doubt about the disease state or surgery। पर्टिकुलरली क्या करना आपको, रिमूव करना फियर और एंजाइटी पेशेंट की रिलेटेड टू जो सर्जरी से रिलेटेड कोई डाउट है उसके मन में या प्रोसीजर से रिलेटेड, तो आपको उसको क्या करना है, रिमूव करना है ताकि उसकी जो एंजाइटी है वो डिग्री। अब आप बताओ एक पेशेंट को इन्फॉर्म करोगे कि कैसे सर्जरी होगी, कैसे परफॉर्म करेंगे अपन प्रोसीजर, तो उससे क्या है उसकी एंजाइटी वो क्या होगी, कम होगी। तो आपको क्या करना है, साइकोलॉजी सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है एस्टाब्लिश द NPR विद द IPR, ठीक है, विद द पेशेंट, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पेशेंट के साथ मेंटेन करनी है, डिजीज और द टाइप ऑफ सर्जरी एंड देयर आउटकम विद द पेरेंट्स सो दे फील रिलैक्स, मतलब आपको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है पेशेंट के साथ, जिससे क्या होगा कि अगर जो आउटकम आएगा सर्जरी और डिजीज का ट्रीटमेंट का, पेशेंट जल्दी करेगा और पेशेंट क्या फील करेंगे, रिलैक्स फील करेगा, उसके घर वाले, आप अगर अच्छा बिहेवियर मेंटेन रखोगे उसके साथ तो क्या होगा, अच्छा रिलैक्स फील करेगा पेशेंट, ठीक है, एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड मूड डाइवर्स थेरेपी एंड रिक्रेशनल थेरेपी टू मिनिमाइज द एंजाइटी, आपको क्या करना है, प्रोवाइड करनी है मूड डाइवर्जनल थेरेपी और रिक्रेशनल थेरेपी, जिससे क्या होगा, मिनिमाइज होगी एंजाइटी, ठीक है। वी कैन आल्सो परफॉर्म द पेशेंट, अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आल्सो परफॉर्म कर सकते हैं पेशेंट को, एंड अटेंडर काउंसलिंग टू प्रोवाइड बेटर साइकोलॉजी, और अटेंडर को बोल सकते हैं आप अच्छी तरह से उसको साइकोलॉजी प्रिपेयर रखो, उसको मेंटेन रखो ताकि इसका वाइटल साइन है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। अगर वो तनाव में रहेगा तो एंजाइटी होगी तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और सर्जरी में बाधा कर सकता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, इट इज़ ए लीगल कंसिडरेशन विच रिप्रेजेंट दैट ए पोर्शन ऑफ पेशेंट राइट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ, मतलब इन्फॉर्म कंसेंट क्या है, एक लीगल कंसिडरेशन, एक कानून है जो कि रिप्रेजेंट करता है ए पोर्शन ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट के राइट को अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो लॉ है वो पेशेंट का राइट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन्फॉर्म कंसेंट मेंटेन करना, कल को अगर पेशेंट को कुछ होता है आपने कंसेंट नहीं लिया तो आपके ऊपर केस वगैरह हो सकता है, इसके लिए आपको क्या इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए कोई भी सर्जरी या प्रोसीजर करते टाइम, ठीक है। फिजिशियन और सर्जन हु विल परफॉर्म द प्रोसीजर मस्ट एक्सप्लेन द रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ सर्जरी, मतलब फिजिशियन और सर्जन जो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर या सर्जरी को, वो क्या करेंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे रिस्क क्या है, इससे नुकसान क्या है और बेनिफिट क्या है सर्जरी के, अलोंग विद द अदर ऑफ ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। एंड नर्स इज ए विटनेस ऑफ पेशेंट सिग्नेचर ऑन कंसेंट, नर्स क्या विटनेस होती है, गवाह होती है कि पेशेंट ने सिग्नेचर किए है कंसेंट साइन, ठीक है। नेक्स्ट है सो इट इज ओवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क बेनिफिट और अदर ऑफ ट्रीटमेंट रिलेटेड टू डिजीज एक्सप्लेन टू पेशेंट देयर अटेंडेड ऑफरली आफ्टरली कलेक्शन ऑफ द सिग्नेचर ऑन देयर कंसेंट, तो आपको क्या करना है कि रिस्क और से बचने के लिए आपको क्या करना, आपकी जो मोरल मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जिम्मेदारी है कि आप क्या करो, पेशेंट को बताओ डिजीज़ के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में, ट्रीटमेंट के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन कोई भी जैसे साइड इफेक्ट वगैरह होंगे तो आप उसको बताना चाहिए, और आफ्टर कलेक्टिंग द साइन ऑफ पेशेंट, ठीक है, आपको पूरा उसको बताना है, डिस्क्राइब करना है कि कैसा प्रोसीजर होगा ताकि पेशेंट को साइन ले, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है
फिर आता है प्री ऑपरेटिव टीचिंग। अब पेशेंट को प्री ऑपरेटिव टीचिंग अपन क्या देते हैं, इट इंक्लूड कंप्लीट इंस्ट्रक्शन अबाउट द वॉल प्री ऑपरेटिव केयर। पेशेंट को क्या कंप्लीट बताना है कि प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर अपन क्या टीचिंग उसको प्रोवाइड करें, उसको कंप्लीट असेसमेंट करना है, ठीक है, उसको जो भी आप करोगे प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर सारा उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ताकि उसकी एंजाइटी है वो कम हो। नेक्स्ट है द डे बिफोर द सर्जरी एक्सप्लेन टू द पेशेंट हाउ इज प्रिपेयर। मतलब एक दिन पहले सर्जरी के आपको क्या पेशेंट को बताना है कि अपन सर्जरी कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको सर्जरी के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन दैट द पेशेंट मस्ट नॉट ईट एंड ड्रिंक फॉर 12 आवर बिफोर द सर्जरी। मतलब पेशेंट को बोल देना है कि आपको 12 घंटे तक, सर्जरी से 12 घंटे पहले तक आपको ना कुछ खाना है ना पीना है माउथ से, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क द पेशेंट फॉर बाथ इन मॉर्निंग एंड रिमूव ऑल ज्वेलरी मेकअप आई ग्लासेस डोनो ETC बिफोर गोइंग टू द OT। मतलब आज पेशेंट को बोलना है कि बात इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में बात लें और रिमूव कर दे सारी ज्वेलरी है, मेकअप है, आई ग्लासेस है, सारे क्या रिमूव कर देना बिफोर OT में जाने से पहले। आपको ज्वेलरी ग्लासेस सारे क्या आपके जो भी आपने पहन रखे वो सारे रिमूव कर दो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन टू हाउ टू रिकवरी रूम सेटअप एंड टेल हिम दैट स्टाफ मेंबर विल बी वेयरिंग सर्जिकल स्क्रब एंड मास्क। पेशेंट को क्या करना, एक्सप्लेन करना, बताना है कि हाउ रिकवरी रूम सेटअप, कैसे रिकवरी रूम का सेटअप है, ठीक है। और टेल दैट पेशेंट स्टाफ मेंबर विल भी क्या स्क्रब वगैरह, गाउन वगैरह, PPE किट वगैरह, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने होंगे पेशेंट को, सारे में बताएं ताकि वो डरे ना, ठीक है। नेक्स्ट टेल द पेशेंट दैट ऑफ्टन सर्जरी विल गो टू रिकवरी रूम फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन। मतलब टेल द पेशेंट को बताना ऑफ्टन सर्जरी की सर्जरी होने के बाद गो टू द उसको रिकवरी रूम ले जाए, जैसे सर्जिकल यूनिट होती है जहाँ पे सर्जरी वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, फॉर क्लोज उसके लंबे समय गहन ऑब्जर्वेशन के लिए उसको क्या रिकवरी रूम के अंदर ले जाया जाएगा सर्जरी होने के बाद, ठीक है, पेशेंट को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्ट अबाउट एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज कैन आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन लाइक कफिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मतलब कि पेशेंट को बताना है कि एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ क्या करनी है जो आपको हेल्प करेगी प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन के लिए। डीप ब्रीथिंग करना है, कफिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, ये क्या करेगी आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी से प्रिवेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है देयर द पेशेंट टू डू द कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इट विल नीडेड आफ्टर द सर्जरी फॉर रिकवरी ऑफ पेशेंट। मतलब दो कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये क्या करेगी, नीडेड रिकवरी ऑफ पेशेंट, सर्जरी के नीड ऑफ रिकवरी, वापस रिकवरी करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो पेशेंट को बोलना है आपको डीप ब्रीथिंग और कफिंग करना है। नेक्स्ट है इमीडिएट बिफोर द सर्जरी। आपको सर्जरी से पहले क्या करना है, जस्ट पहले, ठीक है। पेशेंट शुड एम्प्टी ब्लेडर बिफोर सर्जरी। पेशेंट का जो ब्लेडर है वो क्या होना, खाली होना चाहिए सर्जरी से पहले। वॉश द स्किन अराउंड द साइड ऑफ इंसिजन एंड रिमूव द हेयर्स ऑफ दैट पार्ट एंड क्लीन इट विद द एंटी माइक्रोवेव एजेंट। आपको क्या करना है, जो सर्जिकल पार्ट है जहाँ पे अपन को सर्जरी करनी है, इंसिजन लगाना है, उस साइड को क्लीन करना है, ठीक है, हेयर को रिमूव करना है और वहाँ के जो एंटी माइक्रोवेल एजेंट है, ठीक है, क्लीन करना है, एंटी डिसइंफेक्टेंट से या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपको क्या करना है, क्लीन करना है उस एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट है यूजुअली IV लाइन विच लाइन सॉल्यूशन इज स्टार्टेड बिफोर द सर्जरी। आपको क्या करना है, इंट्रावेनसली नॉर्मल लाइन है वो स्टार्ट करनी है बिफोर द सर्जरी स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट आफ्टर द पेशेंट इज टेकन इनटू द OT टेल द फैमिली मेंबर टू सिट कंफर्टेबल हाउ टू सर्जरी लाइटली टू टेक, ठीक है। आफ्टर द पेशेंट इज टेकन, जब को पेशेंट को OT में ले जाया जा चुका है तब क्या करना है, आपको फैमिली मेंबर को बोलते हैं अच्छी तरह से आप सीट आराम से बैठ जाओ, सर्जरी विल बी टेक, आराम से सर्जरी प्रोसीड होगी। इट इज़ ए वेरी हेल्पफुल फॉर द नर्स टू कम इन टू द OT फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या है, वेरी हेल्पफुल होता है, ठीक है, सहायतापूर्वक होता है कि एक नर्स है वो कम टाइम टू टाइम क्या आ रही है, OT के अंदर आ रही है। एंड द टेल फैमिली मेंबर दैट सर्जरी इज प्रोग्रेसिव वे। आपको क्या करना है, कम इनटू द OT रूम, नर्स है वो को बार बार OT रूम से बाहर आएगी और पेशेंट को बोलेगी, दो पेशेंट के जो रिलेटिव उनको बोलेगी कि सर्जरी प्रोग्रेसिव वे के अंदर, तो क्या करेंगे, जो रिलेटिव उनको साइकोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और वो रिलैक्स फील होकर वेट करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ये इतनी देर क्या पढ़ा था अपने, प्री ऑपरेटिव केयर। अब इंट्रा ऑपरेटिव केयर में क्या है, द टर्म इंट्रा ऑपरेटिव केयर रेफर टू टाइम ड्यूरिंग सर्जरी। इंट्रा ऑपरेटिव मतलब जो टाइम सर्जरी के टाइम जो अपन केयर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर। द पर्पज ऑफ इज इट टू मेंटेन द पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस। मतलब इसका पर्पज क्या होता है, ये सर्जरी का जो सेफ्टी पेशेंट की मेंटेन करना, ठीक है,
किसका मतलब क्या है, पर्पज ऑफ इट, इंट्राऑपरेटिव केयर का उद्देश्य क्या है, पेशेंट को मेंटेन करना, सेफ्टी मेंटेन करना पेशेंट की, और कंफर्ट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस, मतलब पेशेंट को कंफर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड करना, ठीक है, सुरक्षा प्रोवाइड करना ही इंट्राऑपरेटिव केयर का मेन उद्देश्य होता है। इंट्रा ऑपरेटिव केयर विल बी प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ हेल्थ टीम विच आर एज फॉलोइंग, मतलब जो इंट्रा ऑपरेटिव केयर हो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो हेल्थ टीम के मेंबर होते हैं, जो फॉलोइंग होते हैं, सीनियर सर्जन, ठीक है, सीनियर सर्जन है, असिस्टेंट सर्जन जो हेल्प करता है सर्जन की, एनेस्थोलॉजिस्ट जो एनेस्थेसिया प्रोवाइड करता है, ओटी असिस्टेंट नर्स है जो ओटी का सारा नॉलेज होता है जिसको, स्क्रब नर्स है, ठीक है, सर्कुलेटरी जो मूवेबल नर्स होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी नर्स। नेक्स्ट है द सर्विस विच आर rendered by the member of health team during the surgery are as following, मतलब the service which are rendered by the member of health team, जो सर्विस है वो सर्जरी के दौरान जो मेंबर द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो है एज फॉलोइंग, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन, जो हेल्थ टीम मेंबर क्या करते हैं, रेगुलर मॉनिटर करते हैं वाइटल साइन को, प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, अगर पेशेंट को नीड होती है तो स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकॉर्डिंग नीड ऑफ डॉक्टर ऑर्डर, अगर पेशेंट को ब्लड की जरूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, मॉनिटर द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखते हैं, और स्टार्ट अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में कम है तो आपको क्या करना है, आईवी लाइन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट एडमिशन ऑफ ड्रग और मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, कोई ड्रग्स एडमिशन करनी है या कोई मेडिकेशन एडमिशन करनी है डॉक्टर के अनुसार आप एडमिशन करते हैं, ये क्या करते हैं, जो वहाँ पे जो हेल्थ के टीम होते हैं मेंबर वो ये काम करते हैं। प्रोवाइड एनेस्थेसिया एंड सुपरवाइज द पेशेंट फॉर एनेस्थेटिक इफेक्ट ड्यूरिंग द वोल प्रोसेस, एनेस्थेसिया प्रोवाइड करना और एनेस्थेसिया का इफेक्ट देखना ड्यूरिंग द वोल प्रोसेस सर्जरी के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियोग्राफी और ईसीजी शुड बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू, रेडियोग्राफी कर सकता है या इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफी कर सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी शुड बी परफॉर्म अकॉर्डिंग जब नीड ऑफ पेशेंट की वैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन, अब स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है, प्रिपेयर द स्पेशलाइज्ड गाउन एंड ग्लव्स फॉर ऑल मेंबर, 1 मिनट, अब स्पेसिफिक कंडीशन क्या है आपको जो माननी है इसके अंदर, प्रिपेयर द स्पेशलाइज्ड गाउन एंड ग्लव्स फॉर ऑल मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, अब ध्यान रखना है कि प्रिपेयर रहे ऑल स्पेशल गाउन और ग्लव्स पहने होने चाहिए सारे हेल्थ टीम मेंबर को, ठीक है। प्रिपेयर द ओटी यूनिट एंड सेटअप अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्जरी, प्रिपेयर करें ऑपरेशन थिएटर रूम को और उसका सेटअप है वो अकॉर्डिंग टू सर्जरी होना चाहिए, ये नहीं कि जिस सर्जरी के अंदर अलग अलग आप जैसे देखते हो कि ओटी के अंदर अलग अलग सेटअप होता है अलग अलग सर्जरी, तो आपको जो सर्जरी नीडेड है उसी प्रकार ओटी को सेटअप करना चाहिए। नेक्स्ट है अरेंज ए आर्टिकल और इंस्ट्रूमेंट टोटली अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सर्जरी, आपको क्या करना है, आर्टिकल और जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं आप वो सर्जरी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। पोजीशन द पेशेंट एंड ड्रिपिंग शुड बी डन आल्सो, पेशेंट को पोजीशन करें और ड्रेप पर्दा मेंटेन करें, ठीक है। सेंड द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी फॉर स्पेसिफिक कल्चर, और आपको अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है तो स्पेसिमेन ले और आपको उसको लेबोरेटरी के अंदर सेंड कर दें। फिर है परफॉर्म द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग शिफ्टिंग इनटू ओटी एंड रिकवरी रूम, परफॉर्म करना चाहिए वाइटल साइन लेने चाहिए पेशेंट के ड्यूरिंग शिफ्टिंग, जब ओटी में और रिकवरी रूम के अंदर आप क्या कर रहे हो पेशेंट को शिफ्ट करने, तब आपको पहले वाइटल साइन चेक करना चाहिए। ऑब्जर्व द पेशेंट ड्यूरिंग वॉल प्रोसेस फॉर एनी टाइप ऑफ, आपको क्या करना है जब सर्जरी चल रही है तो आपको वॉल को ऑब्जर्व करना, कोई कॉम्प्लेक्शन तो अरेंज नहीं हो रहा सर्जरी से, तो आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज ए ड्रेसिंग ट्रॉली एंड असिस्ट ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस, अरेंज करना चाहिए ए ड्रेसिंग ट्रॉली और पेशेंट सर्जन को असिस्ट करना चाहिए ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस, चाहे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने में या कोई जो भी इंस्ट्रूमेंट जो उसको नीड हो वो प्रोवाइड करने में आपको असिस्ट करना है। नेक्स्ट है असेस द पेशेंट और सुपरवाइज द वाइटल चेंजेस ड्यूरिंग द वाउंड रिकवरी, असेस करना चाहिए पेशेंट को और सुपरवाइज करना चाहिए वाइटल चेंजेस जब वुंड रिकवरी हो रही हो, ठीक है, जो कट लगाया है जो वुंड बना हुआ है, ठीक है, इंटेंशनल वुंड जो डॉक्टर द्वारा बनाया गया है कट लगाया गया, उसमें आपको क्या करना है वुंड हीलिंग प्रोसेस को देखना है, ठीक है। कोई वाइटल साइन चेंजेस अगर कुछ चेंज हो रहा है तो इन्फॉर्म करना चाहिए डॉक्टर को, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर रिकवरी ऑफ पेशेंट शिफ्ट द पेशेंट इनटू आईसीयू आईपीडी विद एसेंशियल ऑर्डर और प्रिस्क्रिप्शन, आफ्टर जब पेशेंट रिकवर हो जाए, ठीक है, एनेस्थेसिया वगैरह, ठीक है, तो आपको क्या करना है शिफ्ट कर देना पेशेंट को आईसीयू के अंदर आईपीडी के इंटर पेशेंट डिपार्टमेंट विद एसेंशियल ऑर्डर और प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट कर देना है। फिर आती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट आफ्टर द सर्जरी, ये क्या होता है एक पेशेंट का मैनेज किया जाता है, पेशेंट को ट्रीट किया जाता है आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद जो केयर दी जाती है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर।
इट इंक्लूड द टाइम फ्रॉम रिकवरी रूम टू द फ्यू डेज ऑफ फॉलोइंग सर्जरी। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इट इंक्लूड द टाइम, इसमें कितना टाइम लगता है, रिकवरी रूम टू फ्यू डेज ऑफ फॉलोइंग सर्जरी, मतलब किस सर्जरी में कितना टाइम में सर्जरी रिकवर हो जाती है, उतने टाइम तक जो पेशेंट को केयर की जाती है सर्जरी के बाद, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। देर आर वेरियस फंक्शन परफॉर्मिंग बाय द नर्स इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब नर्स के द्वारा बहुत रूल वर्क किया जाता है जिसको अपन बोलते पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। फर्स्टली चेक द पेशेंट एयरवे ऑफ ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज शुड बी डन, मतलब फर्स्ट क्या करना है, जब पोस्ट ऑपरेटिव केयर यूनिट में आता है पेशेंट तो आपको क्या करना है, फर्स्ट चेक उसका एयरवे चेक करना है और ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करना है। अगर उनमें कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलना है, डीप ब्रीथिंग या कफिंग एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को बोलना है। नेक्स्ट है एवरी 2 आवर टू क्लियर द रेस्पिरेटरी एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आपको एवरी 2 आवर असेस करना है और ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट है टेक द पेशेंट वाइटल साइन इन फर्स्ट ए फ्यू आवर्स एंड इन फॉलोइंग 2 आवर्ली, मतलब टेक द पेशेंट वाइटल साइन, पेशेंट के वाइटल साइन लेने फर्स्ट ए फ्यू आवर एंड फॉलोइंग 2 आवर्ली, मतलब कि वाइटल साइन को लेते रहना चाहिए या तो फर्स्ट आवर के अंदर आवर टू आवर्ली या फिर 3 to 4 आवर्स आपको वाइटल साइन चेक करते रहना है पेशेंट का सर्जरी के बाद। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एनी डिफॉर्मिटीज वाइटल साइन परफॉर्म द पॉसिबल नर्सिंग एंड रिपोर्ट टू डॉक्टर, मतलब अगर कोई इन केस ऑफ एनी डिफॉर्मिटी, मतलब कोई डिफॉर्मिटी या कोई चेंजेस आ रहा है वाइटल साइन में, तो इफ पॉसिबल तो आपको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करके उनको मिनिमाइज करना, अगर नहीं हो तो आपको क्या करना है, डॉक्टर को रिपोर्ट करनी है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। चेक द पेशेंट फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड रिपोर्ट द डॉक्टर, अगर पेशेंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है सर्जिकल साइड से तो आपको क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, केयरफुली वॉच द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट फॉर प्रॉपर रिस्टोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन, आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है कि कितना आउटपुट फ्लूइड इनटेक हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, प्रॉपर रिस्टोरेशन हो या नहीं रहा, फ्लूइड बैलेंस है या नहीं। ठीक है, रीचेक द फ्लो रेट ऑफ द आईवी लाइन एवरी हावर सो दैट वी हैव एडमिशन राइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, आपको क्या करना है, ऑलवेज रीचेक करना है, बार बार देखना है जो आईवी फ्लूइड पेशेंट को दिया जा रहा है उसका अमाउंट एवरी हावर देखना है कि उसका अमाउंट सही है नहीं, ताकि राइट अमाउंट है वो पेशेंट को एडमिशन किया जा सके। ठीक है, अगर आप कम हो देखो तो हाइपोवोलेमिया, अगर ज़्यादा पेशेंट को एडमिशन कर देखो तो हाइपरवोलेमिया कंडीशन अराइज हो सकती है। फिर है राइट ऑल द इनिशियल एंड ऑनगोइंग असेसमेंट ऑन द पेशेंट चार्ट लाइक एज द वाइटल साइन, कॉन्शियसनेस, कलर, फ्लूइड और इंटेक, आपको क्या करना है, सारे जो भी आपने मेजर्स किए हैं, इनिशियल ऑनगोइंग असेसमेंट किया है, वो सारे आपको क्या करना है चार्ट के अंदर लिखना है, जैसे वाइटल साइन हो गए, TPR है, BP पल्स है, कॉन्शियसनेस कैसी है, स्किन कलर कैसा है, फ्लूइड कैसा है, आउटपुट कैसा है, इनटेक आउटपुट, वो सारे क्या करना है आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट द पेशेंट शुड बी मॉनिटर फॉर एनी एविडेंस ऑफ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन सच एज लेग एडिमा, मतलब पेशेंट शुड बी पेशेंट को मॉनिटर करना चाहिए, किस लिए, एनी एविडेंस ऑफ पोटेंशियल कोई भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे लेग में स्वेलिंग आ रही है, एडिमा हो रहा है, पेन है, रेडनेस है, सो इट इज़ करेक्ट एंड इमिडिएटली, तो इनको अगर रेडनेस है, स्वेलिंग, एडिमा, तो इनको करेक्टली इमिडिएटली करेक्ट करना चाहिए, और या नहीं हो रहे तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हेल्प द पेशेंट टू फॉलो द एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर लाइक एज द एक्टिव एंड पैसिव, हेल्प द पेशेंट टू फॉलो द एक्सरसाइज, पेशेंट को बोलेंगे आप फॉलो करो एक्सरसाइज, मेंटेन करो एक्टिव और पैसिव, अगर और उसको अगर एक्टिव का खुद कर सकता तो करने दो, अगर नहीं कर पाता तो उसकी हेल्प करो पैसिव एक्सरसाइज में। ठीक है, द पेशेंट शुड डू द डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एवरी 2 आवर, पेशेंट को बोलना चाहिए, पेशेंट को करनी चाहिए, डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए एवरी 2 आवर फॉर फर्स्ट 2 days टू इंक्रीज, मतलब एवरी 2 आवर से फर्स्ट 2 दिन जब पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर पेशेंट को लाया जाता है तब फर्स्ट 2 days आप पेशेंट को क्या करनी है, डीप ब्रीथिंग करनी है, और इंक्रीज द रिस्टोर द रेस्पिरेशन, जो ताकि जो फंक्शन है, रेस्पिरेशन फंक्शन है, वो क्या करे, वापस रिस्टोर करे, पेशेंट को बोलना आपको डीप ब्रीथिंग करनी है 2 days तक, एवरी 2 आवर्स तक, जिससे क्या होगा आपका जो रिस्टोरेशन फंक्शन है, रेस्पिरेशन फंक्शन, श्वास लेने की जो रेट है वो वापस मेंटेन हो सके। नेक्स्ट स्टॉप द NPO 8 पर डॉक्टर ऑर्डर, जब डॉक्टर का ऑर्डर है, प्रिस्क्रिप्शन हो के पेशेंट को NPO से रिमूव कर दो, तो आपको क्या करना है, माउथ से आपको फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। आफ्टर दैट स्टार्ट टू डाइट द पेशेंट एज आइडियल पैटर्न, फर्स्टली फ्लूइड डाइट, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड डाइट। आफ्टर द स्टार्ट NPO के बाद, अब आपने NPO से हटा दिया पेशेंट को, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट द डाइट, सबसे पहले क्या है फ्लूइड डाइट, फिर सेमी सॉलिड और सॉलिड
डाइट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है। ये नहीं है आप सीधे सॉलिड डाइट पेशेंट को, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। फिर आफ्टर 2 आवर ऑफ डाइट और फूड इनटेक चेक द बाउल फंक्शन ऑफ द पेशेंट। मतलब जब आफ्टर 2 आवर मतलब 2 घंटे बाद पेशेंट ने फूड और फूड पेशेंट को 2 घंटे बाद आपको क्या करना है, फूड इनटेक चेक करना है, और डाइट के बाद आपको बोल मूवमेंट फंक्शन है, जो बोल का फंक्शन है, साउंड है, वो आपको असेस करना है। ठीक है। प्लान द डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए, छुट्टी देने के लिए आपको क्या करना है, प्लान करना है। प्रिस्क्राइब द फ्लो ऑफ केयर टू द पेशेंट। पेशेंट को बोलेंगे प्रिस्क्राइब करें फॉलो अप के, रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए आप आओ, ताकि प्रॉपर केयर आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है। ये था आपका प्री इंटर ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर।